तो गाइज आई एम इनविंसिबल की एपिसोड नंबर 43 की स्टार्टिंग में किंग वोंग के पेट पर कूद कूद कर उसके पेट की चटनी बना रहा होता है और उससे कहता है कि ऐसा ही होता है जब कोई मेरे सिर पे हाथ मारता है। तो वो डेमो किंग और भी तेजी से मास्टर रैंडन की पीठ पर कूदने लगता है। मास्टर रैंडन भी दर्द में अपने दांत पीसते हुए गुस्से में उससे कहते हैं, टिल कमीने एक बार मुझे बस खड़ा होने दे, तब तुझे पता लगेगा मुझसे पंगा लेने का मतलब। तभी कई सारी बड़ी बड़ी बेल्स मास्टर रैंडन की ओर तेजी से आने लगती है, करके उसके हाथ पैर चारों ओर सब कुछ पूरी तरीके से जकड़ लेती है। सब कुछ अपने साथ होता हुआ देख कर तो मास्टर रैंडन भी घबरा जाते हैं। लोगों से कहते हैं कि इस तरीके से मेरी बेइज्जती करना बंद करो, इससे तो अच्छा तुम मुझे सीधा मार ही डालो। मशरूम कहेंगे इतने सारे लोगों के सामने आखिर तुम मेरे साथ में ये सब कुछ कैसे कर सकते हो। डेमो किंग बाकी के हर्ब्स किंग से कहता है कि तुम्हारी इस प्रॉब्लम के साथ में तो मैंने डील कर ली है और बाकी के लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उन्हें अब तुम लोग खुद संभालो। तो बाकी के हर्ब किंग भी एक डेविलिश स्माइल निकालते हुए कहते हैं, ठीक है, इन सबको हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। इसके साथ ही जैसे ही बाकी सभी हर्ब किंग भी मास्टर रैंडन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं तो उन्हें देख करके वो भी घबराते हुए कहते हैं कि आखिर अब तुम लोग क्या करना चाहते हो, आखिर तुम लोगों का प्लान क्या है, हम लोगों को जाने दो वरना बुद्धा तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। साथ ही वो रोते हुए अपने मन में कहता है कि क्या 1 लाख साल पहले मेरे साथ जो ह्यूमिलिएशन हुई थी, क्या मैं आज फिर से उसे सहने वाला हूँ। मगर उसी वक्त यहाँ पे सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हांग ली और मियाओ तीनों मिलकर के एक हर्ब किंग को जोरों से पेल रहे होते हैं। इस वजह से वो ट्री हर्ब किंग भी अब उन लोगों से परेशान हो चुका होता है। तभी जुलियन को अचानक कुछ सेंस होता है और वो अपने मन में कहता है, इंटरेस्टिंग, यहाँ की एनर्जी कुछ अलग लग रही है, ये जगह पिछले मेडिसिन किंग की जगहों से ज्यादा सप्रेस्ड कर रही है। लगता है कि फाइनली इस मेडिसिन किंग फैली की ट्रू फोर्स आखिरकार बाहर खुद से आ चुकी है। तभी इधर हमें दिखाया जाता है कि उन सभी लोगों ने एक साथ मिलकर के उस ट्री हर्ब किंग की हालत बुरी कर दी होती है, इसलिए वो रो रहा होता है कि सीनियर्स प्लीज मेरे साथ में फाइट मत लड़ो, तो बस सिर्फ एक राहगीर हूँ, उन मेडिसिन किंग हर्ब की तरह बिल्कुल नहीं जो कि ह्यूमंस को बुली करते हैं। तो मुझसे जो चाहते हैं मैं तुम्हें डायरेक्टली दे ही दूंगा, तो फिर लड़ने का क्या फायदा। तो मैं उससे कहती है कि क्या सच में, ठीक है फिर तुम्हारे ऊपर लगे फ्रूट्स काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, इन्हें हमें दे दो। तो वो ट्री भी कहता है कि क्या तुम इन सबको लेने के बाद में क्या मुझे छोड़ दोगे, अगर ये जमीन पर गिर भी जाएं तो भी स्पीड बीट्स इन्हें नहीं खाएंगे, इन्हें सबको तुम ले जा सकते हो। तो अंकल फैन भी खुश होते हुए कहते हैं कि यंग मिस ये तो स्टार ओरिजिन फ्रूट्स है, अगर आप इसे खाती हैं तो इससे आपकी स्टार पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी कंस्टिट्यूशन के लिए ये फ्रूट्स वाकई में काफी ज्यादा अच्छे हैं। जो सुनकर के तो मियाँ भी खुश होते हैं, उन सभी फ्रूट्स को अपने हाथ में ले लेती है। कल भी उन्हें उठाकर खुश होते हुए कहते हैं कि पहले जब गोंगजियो में हमारे डाउ सीकिंग सेक्ट ने इन्हें सर्च करने के लिए भेजा था, सर्चिंग टीम को इस फ्रूट का एक ट्रेस भी नहीं मिला, अब अचानक हमारे पास में ये दर्जन ऑफ फ्रूट्स हैं। कई में इस बार हेवेंस ने हमें काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। भी कुछ तो कहते हैं कि हाँ अंकल फैन, ये ट्रिप हमारे लिए बिल्कुल भी बेकार नहीं रही, इन फ्रूट्स को रिफाइन करके अपनी स्टार पावर को ब्रेक थ्रू करवाऊंगी। अभी वो ट्री भी उन लोगों से कहता है कि सीनियर्स मैंने अपने सारे फल दे दिए हैं, तो क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। गुस्से मुझसे कहता है कि भाग जाए यहाँ से वरना मारा जाएगा। तो वो ट्री भी दुम दबा करके वहाँ से बड़ी तेजी से भागने लगता है। उन लोगों से कहता है कि सभी लोगों मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ पर कुछ अनयूजुअल सेंस किया है, चलो बाहर चल कर देखते हैं कि आखिर बाहर क्या हो रहा है, ऐसे हमें बाहर मेडिसिन किंग वैली की ट्रू पावर से भी मिलने को मिल जाए। इस पे तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते तो वो कहता है कि क्या वाकई में हम इस मेडिसिन किंग वैली के सीक्रेट को रिवील करने के लिए जा रहे हैं। रॉन्ग तो जुलियन की बात सुन अपने मन में कहता है कि क्या आखिर मुझे यहाँ पर कुछ सेंस क्यों नहीं हुआ, ये बंदा वाकई में अभी 9th लेयर की कंडेंसेशन रिल्म में ही है। जुलियन को भी उस फल को देते हुए उससे कहती है, मास्टर ये फ्रूट आपके 2 डिसाइपल्स की मदद की वजह से हमें मिला है, तो क्या आप इसे और लेना चाहेंगे। जुलियन उससे कहता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, इन सबको तुम ही रख लो। तो इस पे अंकल फैन भी जुलियन से कहते हैं कि यंग मास्टर ये आप वाकई में एक ट्रूली राइटियस है, अगर भविष्य में आपको हमारे डाउ सीकिंग सेक्ट से कोई मदद चाहिए हो तो प्लीज जरूर से कहना। जुलियन उनसे कहता है कि इन सब फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है, बस हम लोग वहाँ पे चलकर देखते हैं। साथ ही फिर हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुलियन जाने के बारे में कह रहा होता है। अब जैसे वो लोग वहाँ पे जाकर के देखते हैं तो उनकी आंखों के सामने के नजारे को देख करके वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं, कह रहे होते हैं कि आखिर अब ये क्या है, आखिर इतने सारे किंग ग्रेड के हर्ब्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो उन्हें देख कह रहा होता है कि अमेजिंग, ये तो वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग है। तभी हमें उस नजारे को दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो सभी हर्ब किंग सभी ह्यूमन कल्टीवेटर्स को बुरी तरीके से ह्यूमिलेट कर रहे होते हैं, कोई उनके हंटर बजा रहा होता है तो कोई उनके पिछवाड़े पे लात मार रहा होता है। इसी वक्त इधर जुलियन और जियाओजी की नजर एक तरफ पड़ती है, एक बंदे को उन हर्ब्स ने बिलों में जकड़ रखा होता है। देख के जियाओजी जुलियन से कहती है कि मास्टर ये काली काली चीज ये दिखने में थोड़ी फेमिलियर सी लग रही है। तभी जुलियन भी कहता है कि अभी तो उससे मिले हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ और अब उस बूढ़े गंजे की हालत इस तरीके की हो चुकी है। तभी हमें उस बंदे की ओर दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि मास्टर रैंडन होता है और भाई लिटरली उसकी इस तरीके से बेइज्जती की गई होती है, इवन के उन हर्ब्स ने उसके सर पे टट्टी भी कर दी होती है। और उन सब लोगों की इस तरीके की हालत को देख करके तो जुलियन भी कहता है कि मास्टर रैंडन को इस तरीके से ह्यूमिलेट करने और ईस्टर्न रीजन के कल्टीवेटर्स को इस तरीके से बेइज्जत करने के लिए ये फोर्स वाकई में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए। अवली भी कहता है कि हर्ब जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी उनकी रैंक उतनी ज्यादा हायर होगी, शायद से यहाँ पे एक अलाइट मेडिसिन किंग भी हो सकता है। अचानक से उनमें से एक हर्ब किंग की नजर जुलियन के ऊपर भी पड़ती है। जुलियन से कहता है कि
कि तुम नए बंदो, क्या तुम देख पा रहे हो कि तुम जैसे ह्यूमंस की किस तरीके की हालत हो रही है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी भी इस तरीके की हालत ना हो तो जल्दी से हमारे सामने अपने घुटनों पर बैठ जाओ और हमसे भीख मांगो। विलन उससे कहता है कि ओ तो तुम ये चाहते हो। अब मैं भी ये देखने चाहता हूँ कि आखिर किसकी वजह से तुम लोगों में इतना ज्यादा करेज जा रहा है। सुनकर तभी मास्टर रैंडन भी अपने एकदम कूल अंदाज और कूल हालत में कहता है भाई लिटरली उसके चांद पर टट्टी है और वो अपने मन में कहता है जब तक ये है तब तक तुम अपने ह्यूमन होने का मजा लो, क्योंकि जल्दी तुम्हें अपने इस भोलेपन पर पछतावा होने वाला है। वो हर्ब किंग जुलियन को गौर से देख अचानक हैरान होते उससे कहता है तुम तो वही व्हाइट हेयर बंदे हो ना जिसने कि थंडर किंग और जिनसेंग किंग को हराया है। मगर चिंता मत करो, अब तुम्हें जल्दी उस बात का पछतावा होने वाला है, क्योंकि हमारे मशरूम किंग के सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो। सभी हर्ब किंग्स महान मशरूम किंग का स्वागत करें। सुनकर तो बाकी के सभी हर्ब किंग भी जोश में मशरूम किंग के नारे लगाने लगते हैं। जो सुनकर के तो अंकल फैन भी घबराते हुए अपने मन में कहते हैं क्या ग्रेट डीमन किंग, क्या ये कोई हॉरिबल हर्ब है। साथ ही होंग भी अपने मन में कहता है कि भले ही मैं अपने प्राइम में भी होता तब भी मैंने अपने आप को एक ग्रेटेस्ट डीमन किंग कहने के बारे में नहीं सोचा, तो फिर आखिर ये किस तरीके की टेरिफाइंग एंट्री हो सकती है। जुलियन तो अब भी उन लोगों से कहता है कि अब मैं सचमुच में ये देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा वो ग्रेटेस्ट डीमन किंग कौन है। जिसके साथ ही फिर जब वो हर्ब किंग अपनी साइड पर उस मशरूम किंग को देखने लगता है तो वो ऑलरेडी गायब हो चुका होता है। इस वजह से वो हर्ब किंग भी गुस्से में मशरूम किंग को पकड़ने के लिए फिर से जाता है और उससे कहता है कि ग्रेटेस्ट मशरूम किंग यही है वो विलन जिसे कि सिर्फ और सिर्फ आप ही हरा सकते हैं। मशरूम किंग को देखकर जुलियन उससे कहता है कि क्या तुम ही हो इस मेडिसिन किंग वैली के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग। जबकि मियाई भी थोड़ा हैरान होते हुए कहती है कि क्या यही है वो ग्रेटेस्ट डीमन किंग। डेमो किंग भी शर्म के मारे कांपते हुए कहता है कि हाँ ये लोगों ने बिल्कुल सही कहा। उधर होंग डेमो किंग को पहचान गया होता है और शौक होते हुए कहता है कि रुको जरा, क्या ये वही इमोर्टल केओस मशरूम है क्या। जुलियन मुंह बनाते हुए कहता है कि वेंग चुइया आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, क्या ये मशरूम वाकई में इतना स्ट्रॉन्ग है भी। होंग उसे बताता है कि इसे इमोर्टल केओस मशरूम कहा जाता है और जो भी कोई इसे पालेगा उसे इमेंस स्ट्रेंथ मिल जाएगी और साथ ही मिलियंस ऑफ सालों की लॉन्ग लाइफ स्पेन भी, और ये हमारी एग्जिस्टेंस में इमोर्टल हर्ब के सबसे ज्यादा करीब है। सुनकर तो अंकल वैन भी शौक होते हुए कहते हैं कि क्या कहा इमोर्टल हर्ब होने के सबसे ज्यादा करीब। इसका मतलब तो ये एक सुप्रीम ग्रेट मेडिसिन किंग है, जिसका मतलब ये कम से कम एक पीक ग्रेट गोल्डन कोरल में होगा। यंग मास्टर ये प्लीज काफी ज्यादा केयरफुल रहना, क्योंकि अगर कुछ भी काम नहीं आता है तो हम सबसे पहले टेलीपोर्ट करके बाहर निकलने का सोचेंगे। तो जुलियन कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे संभाल लूंगा। अगर तो ये मशरूम किंग अपनी पावर्स को फुल अनलेस करते हुए उनसे चिल्ला करके कहता है तुम कमीने ह्यूमंस, तुम हमेशा ही मुझे खाने के बारे में ही सोचते हो, मगर आखिर तुम लोगों को यहाँ पे आकर के मेरी नींद में दखल डालने की क्या ही जरूरत है। फिर क्यों तुम लोग हमेशा यहाँ पर मुझे तंग करने के लिए आते हो। तो कहते ही मशरूम किंग अपनी पावर अनलेस के साथ में उन सभी लोगों को वहाँ पे डराने लगता है, जिससे जुलियन को छोड़कर बाकी सभी लोग भी वाकई में घबरा जाते हैं। अपने मन में कहते हैं कि आखिर ये किस तरीके का खतरनाक प्रेशर है और इसके और हमारे बीच का गैप तो वाकई में काफी ज्यादा बड़ा है। तभी इधर जुलियन भी एकदम कूल तरीके से अपनी पावर्स को अनलेस करता है और मशरूम किंग से कहता है कि वाकई में काफी ज्यादा अच्छी टाइमिंग है। जिसके साथ ही फिर जैसे ही जुलियन उसके ऊपर हमला करता है तो उसके हमले में भी काफी ज्यादा भयानक पावर्स अनलेस होने लगती हैं। इस वजह से बाकी के सभी हर्ब किंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मशरूम किंग के लिए घबराते हुए कहते हैं कि ग्रेटेस्ट मशरूम किंग। तभी इधर मियाओ भी शॉक होते हुए कहते हैं कि अंकल फैन, ऐसा लगता है कि यंग मास्टर ये का ये अटैक किसी वीकी कंडीशन रियल्म के कल्टीवेटर से बिल्कुल अलग है। तो अंकल फैन भी हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये किस तरीके का टेरिफाइंग मेथड है, ताकि उसने इस वैली के रिस्ट्रिक्शंस को भी इग्नोर कर दिया। होंग भी हैरान होते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये बंदा ये सब कुछ कैसे कर सकता है। हर्ब्स इतनी ज्यादा पावरफुल है, इसका रीजन यही है यहाँ पर हर्ब सेज ने उनके लिए कुछ रूल्स को सेटअप किया है और वो रूल्स ऐसे हैं जिन्हें कि सिर्फ इमोर्टल से ही बना सकते हैं, और जो कोई भी इस मेडिसिन किंग वैली में एंटर होता है वो इन नियमों में बना रहता है जब तक किसी के पास में उसी सेम लेवल की पावर्स ना हो या फिर वो उसके लेवल से ज्यादा हो, तब तक वो इन रूल्स को पूरे तरीके से इग्नोर या फिर तोड़ नहीं सकता। इसका मतलब मैं वाकई में ये बंदा उससे भी ऊपर निकल चुका है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये जिस तरीके का बंदा है वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ तो फिर मुझे कभी भी इसके चुंगल से छूटने का मौका नहीं मिलेगा। ये सब सोचते हुए होंग काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। वैसे चेहरे को देख करके लीवी से कहता है कि वेंग चुइवा आखिर तुम ठीक हो। होंग गुस्सा होते उससे कहता है कि चले जाए यहाँ से। मास्टर रैंडन भी काफी ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि बुद्धा आखिर ये क्या हो रहा है। इससे पहले जब उसने मुझे हिट किया था तो तब वो तो मशरूम किंग के बराबर कुछ भी नहीं था, मगर अब जब उसने इस बार मशरूम किंग को हिट किया है, ये सब कुछ देख करके तो मेरा बुद्धा हट भी पूरी तरीके से टूटने वाला है। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक जोरदार धमाके को दिखाया जाता है। जब जैसे ही उस धमाके का धुआं हटता है तो हमें दिखाया जाता है इंग्लैंड के उस हमले की वजह से डेमो किंग घायल हो जाता है और नीचे जमीन पे पड़ा होता है। साथ ही काफी ज्यादा शौक होते हुए अपने मन में कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। हर्ब सेज ने खुद पर्सनली यहाँ पे सील लगाई थी, इस वजह से कोई भी बाहर का स्वॉर्डमैन इतने ज्यादा हैवी ब्लो के साथ में अटैक नहीं कर सकता तब तक कि वो खुद एक ट्रू इमोर्टल ना हो। आखिर यहाँ
पर क्या चल रहा है, कहीं इतने समय होने की वजह से सील ने काम करना तो बंद नहीं कर दिया। अभी जुलियन फिर से उसकी ओर अपनी उंगली से पॉइंट करते हुए कहता है कि अगर अब तुम्हारी सारी ट्रिक्स खत्म हो गई हो तो ठीक है, फिर अब मैं तुम्हें अपना सूप बनाने के लिए तैयार करता हूँ। इस पे डेमो किंग और भी ज्यादा भड़क जाता है और खड़े होते हुए उससे कहता है कि तुम बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर जो चाहो वो कर सकते हो? नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। इसी के साथ वो भगते हुए जुलियन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। मैं जुलियन में उसके ऊपर घुमाते हुए एक जोरदार टमाटा मारता है, जिस वजह से डेमो किंग भी उसे खाने के बाद में घूमते हुए पीछे गिरने लगता है। इसके साथ ही फिर जुलियन उसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए अपने पंच में एनर्जी को चार्ज करता है और उसे सीधा डेमो किंग के फेस पर दे मारता है। खाने के बाद में डेमो किंग फिर से घायल होते हुए पीछे की ओर गिरते हुए अपने मन में कहता है कि लगता है कि ह्यूमन वाकई में हर्ब सेज के लगाए गए सप्रेशन के रूल्स को इग्नोर कर सकता है। आखिर ये ह्यूमन कल्टीवेटर है कौन जिसमें कि रूल्स को भी ब्रेक करने की पावर है? इधर जुलियन में उसे पीटते हुए एक्साइटेड होते हुए कहता है कि तो ठीक है, अनडाइंग ओवरलॉर्ड बॉडी दिखाओगे तो आप मेरी मार को और कितना ज्यादा झेल सकते हो। इसी के साथ में जुलियन एक और पावरफुल पंच डेमो किंग में दे मारता है। उसे खाने के बाद में डेमो किंग और भी ज्यादा तेजी से नीचे जमीन में जाकर गिरता है, जिस वजह से वहाँ पे एक जोरदार धमाका हो जाता है और जमीन में भी एक काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है और डेमो किंग की भी हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। वो बेहोश होते कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इस हर्ब किंग वैली में होते हुए भी एक ह्यूमन कल्टीवेटर से हार गया। मैं कितना ज्यादा कमजोर निकला। ग्रेट मशरूम किंग इस तरीके से हार गया, सब खत्म हो गया, मैं हार गया और अब हर्ब किंग वैली भी खत्म होने वाली है। हार गया क्योंकि मैं उसे हराने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग नहीं था। अब किसी को भी इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकता, ना हर्ब सेज को और ना ही किसी और को। जिंदगी काफी ज्यादा बड़ी और बोरिंग थी। अगली जिंदगी में मैं फिर से कभी मशरूम नहीं बनना चाहता। अगली जिंदगी में हुआ तो मैं अगली जिंदगी में एक ह्यूमन बनना चाहूंगा। इसी के साथ में मशरूम किंग वहाँ पे जुलियन के सामने हार जाता है और तभी डिंग करते हुए जुलियन को सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है। इसमें उसे बताया जाता है कि कांग्रेचुलेशन, आपने डिसाइपल रिक्वायरमेंट क्वेस्ट को ट्रिगर किया है। आपको इमोर्टल केओस मशरूम किंग को अपना डिसाइपल बनाना होगा, जिसके लिए आपको एक डिवाइन टेक्निक मिलेगी, वो है 1 QI स्पिरिट। एक QI स्पिरिट में यूजर अपने 2 क्लोन्स को क्रिएट कर सकता है, जिसकी कल्टीवेशन बिल्कुल सेम होगी उसकी ओरिजिनल बॉडी के बराबर। इस मिशन को देख करके जुलियन भी मुड़ाते हुए कहता है, सिस्टम क्या तुम इसके लिए सीरियस हो? मैंने अभी यहाँ पर मशरूम को पीटते हुए जरा सा भी रहम नहीं किया और तुम कह रहे हो मुझे अब उसे अपना डिसाइपल बनाना होगा। और खैर क्या कर सकते हैं, इतने अच्छे रिवॉर्ड के लिए मैं पीछे भी तो नहीं हट सकता। जुलियन फिर डेमो किंग से कहता है कि अगर तुम अब जिंदा रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। फिर वो अपने मन में कहता है कि ये मशरूम मरने से काफी ज्यादा डरता है, तो शायद ये हो सके मेरी बात के लिए एग्री हो जाए। तो उसके आगे कुछ बोलने से पहले ही मशरूम किंग रोते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी हर चीज के लिए रिफ्यूज करता हूँ। तो जुलियन भी शॉक हो जाता है और कहता है कि है ये क्या हो गया? उससे कहता है कि मैंने अभी तक तुम्हें कोई टर्म्स एंड कंडीशन भी नहीं बताई और तुम उससे पहले ही मेरी बात के लिए मना कर रहे हो। क्या तुम सचमुच में मरने की इच्छा करते हो? कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी किसी भी बात सुनने से पहले मरना चाहता हूँ। ऐसी बातें को सुनकर के जुलियन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। साथ ही फिर अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि ये वाकई में जिंदा नहीं रहना चाहता है, मगर रिवॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा है, इसलिए 1 QI स्पिरिट के लिए मुझे इसे मना नहीं होगा। इसी के साथ ही फिर वो हंसते हुए मशरूम किंग से कहता है कि ठीक है फिर, मगर मरने से पहले क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो? मशरूम किंग कहता है कि क्या फेवर? क्या फेवर? तो जुलियन उसे घूरते हुए कहता है कि मेरा डिसाइपल बन जाओ। इसकी वजह से डेमो किंग तो पसीने में काफी ज्यादा तरबेतर हो जाता है और शौक होते हुए उन्हें कहता है कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है? अब ये मुझे मारना चाहता था और चाहता है कि मैं इसका डिसाइपल बन जाऊं, ये कितना बड़ा बेशरम है। जुलियन एक अजीब सा मुंह आते हुए कहता है कि मशरूम ब्रो, अगर तुम मेरी इसमें मदद करोगे तो मैं वादा करता हूँ कि जब मैं तुम्हारा सूप बनाऊंगा तो तुम्हें दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दूंगा। सुनकर डेमो किंग तो अपना मुंह फेरते हुए कहता है कि कमीने बास्टर्ड, क्या कोई इस तरीके से अपने लिए मदद मांगता है? मैं तेरी इस बात के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जुलियन तो काफी ज्यादा भड़क जाता है और उससे कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो मैं सीधा तुम्हें एक पॉट में डालूंगा और उसके साथ में एक जंगली चिकन को डालूंगा और हर्ब्स को उबाल करके एक अच्छा सा सूप बनाऊंगा जिसमें तुम्हें दर्द बहुत ज्यादा होगा। अच्छे से मशरूम चिकन सूप को बनाने के बाद में क्लीन करके एक भी चीज छोड़े बिना अच्छी तरीके से खा जाऊंगा। तो फिर जुलियन एक डेविलिश लुक में अपने पास से कढ़ाई चमचा निकालता है और फिर मशरूम किंग की ओर आगे बढ़ते हुए कहता है कि आ जाओ, मैं तुम्हारी इच्छा को अब पूरा करता हूँ। जिस वजह से डेमो किंग तो काफी ज्यादा डर जाता है और रोते हुए जल्दी से उसके सामने झुक जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे सामने हार मानता हूँ, मुझे माफ कर दो और मैं पूरी तरीके से तुम्हारा डिसाइपल बनने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। किंग के डिसाइपल बनने के साथ ही जुलियन का मिशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जुलियन का रोबोट मिलने के साथ साथ उसे बताया जाता है मशरूम किंग का एप्टीट्यूड डिटेक्ट किया गया है। इस वजह से उसके लिए सुप्रीम कल्टीवेशन मेथड ग्रीन एम्पर लॉन्गेटिव स्क्रिप्चर को दिया जाता है। जुलियन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली आखिरकार ये कंप्लीट हुआ। जुलियन आगे मशरूम किंग से कहता है कि खड़े हो जाओ, अब से तुम मेरे डिसाइपल हो और अब से तुम मुझे अपना मास्टर कहोगे, इसलिए अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और कोई भी यहाँ पर तुम्हें नहीं खाने वाला। मशरूम किंग तो खुश होता ही है। उसके साथ में जुलियन उससे कहता है ये एक कल्टीवेशन टेक्निक है जैसे कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे याद करो और इसकी प्रैक्टिस करो। कहते हैं जुलियन सिस्टम से मिली उस कल्टीवेशन टेक्निक को अपनी उंगली मिलाता है और उससे टेक्निक को सीधा मशरूम किंग के ब्रेन में इम्प्रिंट कर देता है। इसकी वजह से वो टेक्निक खुद ब खुद डेमो किंग के ब्रेन में इम्प्रिंट होने लगती है। तो उस टेक्निक को देख कर मशरूम किंग
की काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है आखिर ये किस तरीके की प्रोफाउंड टेक्निक है, ग्रीन एम्परर्स लॉन्गेटिव स्क्रिप्चर। स्पिरिट वाकई में अंदर से काफी ज्यादा कमजोर और फाइट करने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं होते हैं। हम हर्ब सिर्फ सेज किंग के सप्रेशन के रूल्स की वजह से ही सर्वाइव कर पा रहे थे। इसी के साथ ही वहाँ पे मशरूम किंग के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी जाने की वजह से वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है। तभी वहाँ से सामने के व्यू से धीरे धीरे धुआं हटने लगता है, जिसके साथ ही धुआं हटते ही हमें एक ग्रीन हेयर वाले लड़के को दिखाया जाता है। कोई और नहीं बल्कि खुद वही मशरूम डेमो किंग होता है। ये कहता है कि मगर इस स्क्रिप्चर ने न सिर्फ मेरे कल्टीवेशन फ्लॉज को हटाया है और इसके साथ साथ इसने मेरी कॉम्बैट पावर्स को भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। ये सारी मेरे एंटायर रेस को इवॉल्व करने में काफी ज्यादा मदद करेगा। इसके साथ ही वो डेमो किंग अपनी आंखें खोल करके अपने आप को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने अपनी ह्यूमन फॉर्म को अचीव कर लिया है। तरीके से देख करके अंकल फेंग और मियाँ भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। कहते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है। उस बंदे ने उसको अपने डिसाइपल बनाने के लिए उससे फाइट करी, उस हर्ब को एक ह्यूमन बनने में भी मदद कर दी। अंकल फैन आखिर ये किस तरीके की अजीब व गरीब चीज है। अंकल फैन भी शौक होते हुए कहते हैं कि क्या एक पौधे ने इमोर्टल बनने से पहले एक ह्यूमन फॉर्म ले ली। आखिर ये किस तरीके की मिस्टिकल आर्ट है जिस वजह से ये हो पाया है। लिवोजी और जियाओजी तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर की पावर्स वाकई में काफी ज्यादा अनबीटेबल है। साथ ही फिर मशरूम किंग भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद में जुलियन के सामने झुकते हुए अपनी रियल रेस्पेक्ट शो कराता है और उससे कहता है कि आपकी इतनी ज्यादा काइंडनेस के लिए शुक्रिया मास्टर। मास्टर अपने इस डिसाइपल की बाव को एक्सेप्ट कीजिए। इस पे जुलियन भी कहता है कि तो अब तुम एक अच्छे डिसाइपल लग रहे हो। ये सब कुछ होता हुआ देख करके तो साइड पे होंग अपने मन में कहता है इस मास्टर के स्लीप में आखिर और कितने ज्यादा सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। इसने उस मशरूम को न सिर्फ अपना डिसाइपल बना लिया बल्कि उसको एक ह्यूमन फॉर्म लेने में भी मदद कर दी। वाकई में ये कुछ न कुछ तो बड़ा कांड कर ही रहा है। आदि होंग कुछ सोचते हुए और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं समझ गया, ये क्योटिक मशरूम एक्चुअली में एक इमोर्टल हर्ब तो बन ही जाएगा और एक इमोर्टल हर्ब को पाने के लिए तो गॉड्स भी एक दूसरे की जान लेने लगते हैं। तो इसका मतलब ये आदमी सबसे फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और शायद ये इसे खाने के लिए एक सही समय का इंतजार कर रहा है। इस आदमी फिर हमें मोंग को दिखाया जाता है जिसके सिर पे भाई लिटरली टट्टी रखी होती है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि अगर इस दुनिया में ये सब क्या हो रहा है, सब में जिस किसी के भी हाथ भी कुछ नहीं लगा उनमें से एक मैं हूँ। वहाँ पे उन सभी लोगों से जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी करो और मुझे बचाओ यहाँ से। उसे इग्नोर करते हुए जुलियन मशरूम किंग से कहता है कि अब जबकि तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन कर चुके हो तो फिर ठीक है, अब तुम्हें एक प्रॉपर नाम की जरूरत है। तो अब ये जानकर के जुलियन उसके नाम को रखने वाला है तो ये देख करके तो मशरूम किंग की आंखें चमकने लगती हैं। अगर जुलियन उसका सीधा नाम जियाओ ही रख देता है तो मशरूम किंग भी कहता है कि बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए अब ये ठीक है, मास्टर ने ये रखा है। तो फिर मशरूम किंग उससे शुक्रिया करता है और फिर जुलियन उससे कहता है कि अब मेरे सवाल का जवाब दो। तो मुझे बताओ कि जब हर्ब किंग ह्यूमंस को यहाँ पे इस वैली में लाने के लिए एग्री है तो फिर आखिर उसने यहाँ पर ह्यूमन कल्टीवेटर्स के ऊपर इस तरीके से सप्रेशन क्यों लगाया। उसे ये बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सेज हम में से ही एक था और वो हम लोगों का एक्सटिंक्शन होने से बचाना चाहता था। सुनकर जुलियन और बाकी सभी लोग तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या वो एक ह्यूमन नहीं था। तो जियावी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, सेज एक ग्रीन हर्ब था जो कि एक इमोर्टल प्लांट की एक इनक्रेडिबल रेस थी। उसने खुद ये देखा है कि दुनिया कितनी ज्यादा क्रूल और खतरनाक है। तो सुनकर तो होंग भी काफी ज्यादा शौक तो हम लोग को बताता है कि एक ग्रीन हर्ब एक इस तरीके का लेजेंडरी प्लांट होता है यहाँ तक कि प्रकृति को भी चुनौती देते हुए मिरेकल्स कर सकता है। वो उसे रिफाइन करके कंज्यूम कर लेता है तो वो मौत से भी परे निकल जाता है। वो एक अनमैचेबल पावर्स को पा लेता है। उसके बाद उसका एक इमोर्टल बनने का सफर काफी ज्यादा आसान हो जाता है। जियाहुई की ये बात सुनने के बाद में जुलियन भी उससे कहता है तो इसका मतलब सेज ने तुम सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। बाकी के सभी हर्ब किंग भी भड़कते हुए कहते हैं कि हाँ, और उसके लिए हमें किसका शुक्रिया करना चाहिए। पहले काउंटलेस ह्यूमन फैक्शंस की लालच भरी नजरें हमारी वैली के ऊपर थी और फिर उन्होंने हम लोगों को कॉन्स्टेंटली लूटना शुरू किया। इवन हमारे पास में उनको रजिस्ट करने की पावर भी नहीं थी। वो लोग हमें खाने और ट्रेड की कमोडिटी की तरह यूज करते रहे, इसलिए हमारे सेज ने हमें बचाने के लिए और तुम ह्यूमन कल्टीवेटर्स को संतुष्ट करने के लिए अपनी लाइफ फोर्स को बर्न कर दिया ताकि हम में से कुछ लोगों को सांस लेने की थोड़ी जगह मिल सके। तो ये सब सुनकर तो लीवी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उनसे कहता है कि क्या किंग ने तुम्हारे आय के रास्ते को बनाने के लिए अपनी पावर और अपनी बॉडी का सेक्रीफाइस कर दिया। तो वो अर्थ कहती है कि हाँ, मगर लेकिन उनकी एनर्जी लिमिटेड थी और उन ह्यूमंस का लालच अनलिमिटेड। तो इसलिए सेज ने वैली को प्रोटेक्ट करने के एक्सचेंज में खुद को इमोर्टल रेल में जाने के लिए तैयार किया और वो इमोर्टल्स भी उनके इस बात के लिए एग्री हो गए, मगर एक कंडीशन पे। 1 लाख साल बाद ये वैली एक बार ह्यूमंस के लिए खुला करेगी। हर्ब किंग वैली को उन इमोर्टल्स की प्रोटेक्शन में रखने के लिए सेज किंग भी उनकी कंडीशन पे मान गए। फिर साथ ही वो हमें यहाँ पर ह्यूमंस से बचाने के लिए ह्यूमन कल्टीवेशन सप्रेशन अरे को भी बिछा गए और सिर्फ हाई टायर हर्ब्स जैसे कि हम ही इस सच के बारे में जानते हैं। यंगर प्लांट्स को तो यही पता है कि सेज इमोर्टल बन गए, इसलिए उनकी वैली इतनी ज्यादा पीसफुल है। इतनी ज्यादा क्रूल और भयानक एनवायरनमेंट की जगह पर उन्होंने आज तक किसी एक सिंगल ह्यूमन को भी नहीं मारा, सिर्फ उन लोगों को थोड़ा सबक सिखा करके बाहर भेज
दिया। सुनकर के जुलियन भी कहता है कि वाकई में अपने लोगों के फ्यूचर को बचाने के लिए उन्होंने अपना सेक्रीफाइस कर दिया। कि एग्जिस्टेंस को एडमायर न करना मेरे लिए भी मुश्किल है। भी इमोशनल होकर के रोते हुए कहता है कि हाँ वाकई में वो एक ट्रू हीरो थे। अंकल फैन भी कहते हैं कि मैं हमेशा से हर्ब सेज को एडमायर करता था, जानते हुए भी कि वो हमारे ईस्टर्न ह्यूमन रिल्म से नहीं है, फिर भी ये जानकर के कि उन्होंने अपने लोगों के लिए सब कुछ दे दिया, इससे मैं वाकई में उनको अपने दिल से और भी ज्यादा एडमायर करता हूँ। मियाँ भी कहती है कि ह्यूमंस ने जो कुछ भी किया उसकी तुलना में वाकई में हमें ही शर्मिंदा होना चाहिए। साथ में फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो हर्ब किंग वैली अब क्लोज होने वाली है। आसमान में वहाँ से बाहर निकलने का एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है। क्या बाकी के सभी ह्यूमंस भी खुश होते हुए कहते हैं कि फाइनली यहाँ से बाहर निकलने का पोर्टल ओपन हो चुका है और हमें जाए नरक, जो भी अगली बार आना चाहे वो आ जाए, मैं तो भाई नहीं आने वाला। इसके साथ ही उन लोगों के साथ खड़ा वो मॉन्क यानी कि मास्टर रैंडेन भी अपने मन में कहते हैं तवा आखिरकार मैं यहाँ से बाहर जाने के बाद मैं फ्री होने वाला हूँ और मैं कसम खाता हूँ कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं इस बेइज्जती के लिए खून की नदियां बहा दूंगा। मैं मेडिसिन किंग वैली से बाहर निकलने के पोर्टल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि बाकी के सभी लोग तो ऑलरेडी बाहर निकलने के लिए जा चुके होते हैं, जबकि आखिर में जुलियन और उसकी टीम भी वहाँ से जा रही होती है। मगर डेमो किंग जियाओ ही वहाँ पे खड़ा होता है तो जुलियन उससे पूछता है कि जियाओ ही क्या तुम हमारे साथ में नहीं आ रहे हो। सुनकर जियाओ ही को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो क्या करे, इसलिए वो अपने मन में कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं इन सभी क्राइसिस के साथ में डील करूंगा और फिर बाद में वापस से सोने के लिए जाऊंगा, लेकिन अब सब कुछ पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब मैं किसी का डिसाइपल बन चुका हूँ और उसने मुझे एक कल्टीवेट करने के लिए सुप्रीम कल्टीवेशन मेथड दिया है, तो क्या मुझे बाहर जाना चाहिए और उस अनफेमिलियर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहिए। इस तरफ जुलियन भी उसे ये सब सोचता हुआ देख करके वहाँ से जाते हुए उससे कहता है तुम्हारा मास्टर तुम्हारी हर चॉइस की रेस्पेक्ट करता है, इसलिए अगर भागना चाहा तो हम लोग 1 लाख साल बाद फिर से मिलेंगे। जुलियन को इस तरीके से वहाँ से जाता हुआ देख करके भाई फिर से अपने मन में कहता है कि अब मैं यहीं पे फिर से इस तरीके से ही सड़ता रहूंगा, अगर मुझे आखिर इस तरीके से अंदर से खाली क्यों महसूस हो रहा है, क्या मैं सचमुच फिर से उस लंबी और बोरिंग लाइफ को जीना चाहता हूँ। नहीं, मैं ये नहीं चाहता, मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूँ और दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो कहते ही फिर जियाओ ही भी वहाँ से बाहर निकलने के लिए जुलियन के पीछे चला जाता है और कहता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और मैं इसे देखना चाहता हूँ। मास्टर प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं आपके साथ में इस पूरी दुनिया को देखना चाहता हूँ। जुलियन भी उसे कहता है कि तो फिर ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। तो अब जियाओ के वहाँ से जाता हुआ देख के बाकी सभी हर्ब से हैरान होते हुए कहते हैं आखिर बिग मशरूम किंग भी यहाँ से खुद क्यों जा रहे हैं। फेरी हर्ब किंग कहती है कि क्या वो यहाँ से इसलिए चले गए क्योंकि वो ह्यूमन बन चुके हैं। दूसरा कहता है कि हाँ उन कमीने इंसानों ने उन्हें भी करप्ट कर दिया। ये अच्छी बात है कि अब वो सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग 1 लाख साल और फिर से पीस में जाएंगे। इसके साथ ही फिर हमें आउटर वर्ल्ड में उस एग्जिट पोर्टल का सीन दिखाया जाता है। सभी ह्यूमन कल्टीवेटर्स मेडिसिन किंग वैली से बाहर निकल रहे होते हैं, जिन्हें की बाहर निकलता हुआ देख करके उनके साथ के बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो इसी के साथ में हमें उस पोर्टल से बाहर निकलते हुए मास्टर रैंडेन को भी दिखाया जाता है। गुस्से में वहाँ से बाहर निकलते हुए कहता है कि आखिरकार मैं इस बकवास जगह से बाहर निकल ही आया। तो उनके बाकी के डिसाइपल्स भी उन्हें वहाँ पे देख कर उनसे पूछते हैं कि मास्टर वहाँ पे जाना आपका कैसा रहा। लोग भी कहते हैं कि ये तो ऑब्वियस ही है, मास्टर रैंडेन की गाइडेंस में हम लोगों के टेंपल ने बहुत अच्छा किया होगा। इस पे मास्टर रैंडेन उन लोगों के बड़े गुस्से में भड़कते हुए कहते हैं कि क्या मेरे चेहरे को देख करके तुम्हें लग रहा है कि मैंने कुछ अच्छा किया होगा। इस पे वो सभी लोग मास्टर रैंडेन से माफी मांगने लगते हैं। उसी वक्त मेडिसिन किंग वैली से सभी लोगों के बाहर निकल जाने के बाद में वहाँ से बाहर निकलने वाले लोगों से कहता है लोगों में से जो कोई भी हर्ब किंग वैली से बाहर आया है उनमें से कोई भी नहीं लेगा। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वो कहने वाला कोई और नहीं बल्कि जुलियन और उसकी टीम के बहरूपी होते हैं, कि उन लोगों को डराते हुए उनसे कहते हैं जिस किसी ने भी मेरे मास्टर की बात नहीं मानी तो मैं फिर रूथलेस होने के लिए ब्लेम मत करना, क्योंकि तुम लोगों को तो पता ही होगा कि मेरे मास्टर ये जुलियन एक पेसिडो इमोर्टल है। बस सुन दूसरा बंदा कहता है कि वाकई में तुम लोग फिर से हमें लूटने के लिए आ गए, तुम बेशर्मों को ये करते हुए कोई शर्म नहीं है। दूसरा बंदा उसे रोकते हुए कहता है कि शांत रहो वरना तुम मारे जाओगे। इधर मियाओ भी वहाँ पे उन्हें देख उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि डैम इट, ये लोग यहाँ पे फिर से आ गए। जबकि उन लोगों के आगे खड़ा होता है हमारा हीरो जुलियन, कि वहाँ पे उन लोगों के हाथों अपना नाम खराब होता हुआ देख करके तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक डेविलिश लोग में कहता है कि वेल जरा देखो जो यहाँ पे कौन आया है, पहले तो मैं ढूंढ रहा था लेकिन देखो अब तुम खुद ही मेरे हाथों में आ गए। दूसरी ओर होंग भी वहाँ पे उन लोगों को देख और उनके बीच में एक वुमेन को देख करके काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि कमीने लोग वाकई में मेरी रिप्लेसमेंट की जगह पर एक वुमेन को लेकर के आए हैं, तो क्लियरली मुझ जैसे एक सेक्ट मास्टर की बेइज्जती है, मैं तुम्हें इसके लिए धूल में बदल दूंगा। इसके साथ में ली भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि मैं एक ब्लेड किंग हूँ जिसके स्ट्राइक्स पहाड़ों को भी काट सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने मुझे एक डाकू एक लुटेरा बना के रख दिया। इन लोगों से अलग एक तरफ हमें जियाओ ही को भी दिखाया जाता है। यहाँ पे इतने सारे अजनबियों को देख
करके थोड़ा हेजिटेट कर रहा होता है, इसलिए पेड़ के पीछे छुप जाता है। जियाजी उसे कहती है कि चिंता मत करो जूनियर, मास्टर और बाकी के सभी लोग उन बाकी के लोगों को संभाल लेंगे। जियाजी भी खुश होते हुए उसे कहता है कि सीनियर सिस्टर आपका शुक्रिया, अगर आखिर में आपको क्या क्या पकड़ो। उसे बताती है कि इस मौसी का नाम बाईस जियाजी है। जियाजी उसे कहता है कि सीनियर सिस्टर बाईस प्लीज फ्यूचर में मेरा ख्याल रखना। तो जियाजी को इस तरीके से पोलाइटली बात करता हुआ देख करके तो वहाँ से शर्मा करके जाते हुए कहती है कि ओ माय गॉड ये कितने पोलाइट बात कर रहा है। जियाजी की नजर भी जब उन बैंडिट्स के ऊपर पड़ती है, मौसी से पूछता है कि सीनियर सिस्टर आखिर उन लोगों के कपड़े आप लोगों की तरह क्यों दिख रहे हैं। मौसी उसे बताती है कि वो लोग हमारे बहरूपी बन के घूम रहे हैं और लोगों को हमारे नाम पर लूट रहे हैं। जियाजी कहता है कि वाओ तुम ह्यूमंस तो गंदा खेल खेलने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो। मगर तभी हमें दिखाया जाता है कि उन फेक लोगों के सामने मास्टर रैंडन खड़े होते हैं, क्योंकि वो पहले से ही काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, इसलिए वो गुस्से में ही उन लोगों से कहते हैं दोस्तों क्या तुम वाकई में ये सब कुछ करना चाहते हो। कहते हो जब वो अपनी पावर के प्रेशर को अनलेस करते हैं। खतरनाक प्रेशर को देख करके फेक ली भी अपने मन में कहता है कि ये तो हम लोगों से बिल्कुल नहीं डर रहा। फेक होंग भी उसके उस प्रेशर को फील करते हुए कहती है कि ये तो एक रेवोल्यूशन हो रहा है, ये तो एक पैसिडो इमोर्टल है। मगर ये जूलियन का फेक अपने मन में कहता है पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये जूलियन ने एक बार पैसिडो इमोर्टल को भी खत्म किया है, इसलिए अगर मैं उन ब्लब्स का इस्तेमाल करता हूँ तो शायद मैं इस मोंग को भी डरा सकता हूँ। फिर वो फेक जूलियन आगे बढ़ता है और मोंग से कहता है हे तुम क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। एक बार अगर मैंने अपने मूव को चला तो इस ईस्टर्न डोमेन में कोई भी मुझे रोकने वाला नहीं होगा। इस पर मास्टर रैंडन के डिसाइपल भी कहते हैं कि मास्टर ये जूलियन है, इसने एक बार फेदर इमोर्टल सेक्ट के मिलियंस ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्मी को खत्म कर दिया। इसने पहले कई सारे स्काई टेंपल के डिसाइपल्स को भी खत्म किया है। तो ये सुन मास्टर रैंडन कहता है कि ओ तो ये वही है, लगता है कि इस मोंग की हेवेंस ने मदद की है। तो मोंग की ये बात सुन फेक जूलियन तो और भी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है कि ये गंजा गधा तो स्काई टेंपल का हाई मोंग निकला, अगर ये जूलियन की तो इन लोगों के साथ में पहले से ही दुश्मनी है। इसी के साथ में मास्टर रैंडन भी उससे कहते हैं अमिताभ ब्रदर ये तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है मैंने और अब आखिरकार हम लोग मिल ही गए। मास्टर रैंडन को इस तरीके से पोलाइट होता हुआ देख करके मन में कहता है कि ये इतना ज्यादा पोलाइट हो रहा है, क्या इसका मतलब ये अपनी पुरानी दुश्मनी को भूल रहा है। लगता है कि ये जूलियन का नाम वाकई में हमारे काम आ रहा है। उन लोगों को इस तरीके से बात करता हुआ देख करके बाकी के सभी लोग भी कहते हैं कि मास्टर रैंडन इससे इतनी ज्यादा पोलाइटली बात कर रहे हैं, मगर ये लोग तो एक दूसरे के पुराने दुश्मन है। ये जूलियन वाकई में इतना ज्यादा पावर है कि सभी लोग उससे डरते हैं। ये भी उन्हें इस तरीके से बात करता हुआ देख करके जूलियन से कहता है कि मास्टर ये गंजा गधा वाकई में उसको रेस्पेक्ट दिखा रहा है। उससे कहता है कि वो बूढ़ा मोंग काफी ज्यादा चालाकियों से बड़ा हुआ है, तुम बस आगे देखो। साथ में हमें दिखाया जाता है कि वो फेक जूलियन मास्टर मोंग से कहता है क्योंकि हम लोग यहाँ पर फेथ की वजह से मिले हैं, तो फिर मैं होप करता हूँ कि मैं जो आगे करने वाला हूँ उसमें तुम अपनी टांग नहीं अड़ाओ। फिर मास्टर रैंडन एक स्माइल करते हुए कहता है कि ब्रदर ली मैं कम्प्लीटली आपकी बात को समझ गया, मुझे आपके लिए हाथ बढ़ाने के लिए अलाउ कीजिए। कहते हैं मास्टर रैंडन अपनी पावर्स को अनलेस करते हुए ऊपर आसमान में उड़ जाते हैं और आसमान में जाते ही वो अपनी पावर्स को अनलेस करते हुए वहाँ पे एक गोल्डन कलर के घंटे को बाहर निकालते हैं। मगर फिर जैसे ही वो उसे एक्टिवेट करते हैं तो वो घंटा बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसके साथ ही फिर वो अपने हेवन नेट सब्जुकेशन फॉर्मेशन के इस्तेमाल करते हैं, जिसके साथ में फेक जूलियन और उसकी सारी टीम को उस घंटे में कैद कर लेते हैं। तरीके से अपने आप को कैद होते हुए देख करके वो लोग भी कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। स्टूडेंट एक इविल स्माइल में उससे कहते हैं कि अब क्योंकि भाग्य ने हमें मिलाया तो फिर मैं पर्सनली तुम लोगों को अच्छा लेसन दूंगा। अब हमें बाकी के सभी लोगों को दिखाया जाता है और वो सभी लोग भी मास्टर रैंडन के उस बैल की फॉर्मेशन में फंस गए होते हैं। वो डरते हुए उनसे कह रहे होते हैं कि मास्टर हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसके अलावा अगर आप हमसे किसी भी तरीके का ट्रेजर या फिर पिल भी लेना चाहते हैं तो हम वो भी आपको देने के लिए तैयार हैं। दूसरा कहता है कि मास्टर अगर ये वैली की वजह से हुआ है, जो कुछ भी वैली में हुआ था, पता करते हैं कि उसके बारे में हम लोग किसी को नहीं बताने वाले। मास्टर रैंडन कहते हैं कि किस तरीके की डील, मैं तुमसे कोई भी डील नहीं करने वाला। वो अपने मन में कहते हैं कि असली इशू तो यही है कि इन लोगों ने मुझे वहाँ वैली में बेइज्जत होते हुए क्लियरली देखा है। अगर वो बात बाहर आती है तो इस ईस्टर्न डोमेन में मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी और अब तो यहाँ पे ये जूलियन भी है। तो मैं यहाँ से किसी भी तरीके के पिल या फिर ट्रेजर भी नहीं ले जाता हूँ और सिर्फ ये जूलियन को ही मार देता हूँ। तो मैं अपने टेंपल में सिर्फ एक हीरो की तरह ही दिखूंगा। एक दूसरा बंदा अपने सेक्ट के टोकन को दिखाते हुए मास्टर रैंडन से कहता है कि मैं ग्रेट यान डेस्टिनी का एक एल्डर हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले कॉन्सिक्वेंस के बारे में भी सोच लेना। इसी तरह बाकी के लोग भी अपने सेक्टर के बारे में बताते हुए मास्टर रैंडन से छोड़ने के लिए कह रहे होते हैं। तो मास्टर रैंडन दो गोल्डन कलर के बड़े बड़े स्पिरिचुअल हैंड बनाते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि बहुत हो गई तुम्हारी ये सारी बकवासें, अब टाइम आ गया है तुम्हारा यहाँ से जाने का। तो मैं उन दोनों बंदों जो कि अपने सेक्टर के बारे में कह रहे होते हैं उन्हें अपने दोनों स्पिरिचुअल हैंडों से पकड़ लेते हैं, बड़े से हाथों के साथ में उन दोनों को कुचल डालते हैं और वहीं पे खत्म कर देते हैं। उन लोगों की इस तरीके की बुरी हालत को देख करके फेक जूलियन भी घबराते हुए अपने मन में कहता है कि मैं इस लूट की प्लानिंग के बाद मैं इस काम को छोड़ने वाला था और अपनी पूरी जिंदगी मैं इसे काटने वाला था, मगर आखिर अब ये मैं कहाँ फंस गया। लेकिन साथ ही वो बाहर से अपने आप को टफ दिखाते हुए कहता है तो मुझसे भी इस तरीके से छुटकारा पाना नहीं चाहोगे है ना। तो मास्टर
रैंडन कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, मैं आपकी बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ टाओइस्ट। ये यहाँ तक कि मुझे तो तुमसे एक फेवर के बारे में भी पूछना है। तुम ट्रेजर्स चाहते हो और मैं सर्वाइवल चाहता हूँ, तो हम दोनों क्यों ना एक दूसरे की मदद करते हैं। मास्टर रैंडन की बात सुन फेक जूलियन भी अपने मन में कहता है कि सूत्रा की बात कर रहा है, कंपनसेशन के बारे में भी सोच रहा है। रुको, वो तो मेरी चापलूसी कर रहा है। सही है, ये जूलियन का नाम काम आ रहा है। साथ ही फिर वो मास्टर रैंडन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी करना है तुम वो कर सकते हो, और जो कुछ भी तुम करोगे उस सब की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठा लूंगा। उसके साइड पे खड़े बाकी के लोग तो उसके ऊपर भड़कते हुए कहते हैं कि तुम कमीने डीमन, ये तुम इस कमीने बास्टर के साथ में काम करने जा रहे हो जो कि यहाँ पर हम सभी लोगों को मारना चाहता है। अलची मर्डरर, याद रखना एक दिन तुम भी बुरी तरीके से मारे जाओगे। मियाँ भी ये सब देख अपने अंकल से कहती है कि देखा अंकल, ये जूलियन कितना ज्यादा कमीना निकला। उसका अंकल भी कहता है कि मिस प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए, क्योंकि मुझे इन बंदों को देख करके लगता है कि ये भले ही ये जूलियन के ग्रुप की तरह लगते हैं लेकिन ये असलियत में नहीं है। अपने अंकल की ये बात सुन करके मियाँ भी थोड़ा हैरान हो जाती है। उनसे कहती है कि हाँ अंकल, एक्चुअली में मुझे भी ऐसा ही लगता है, और इन कुछ समय तक ये गोंगजी के साथ में ट्रेवल करते हुए मुझे लगता है ये गोंगजी ही असली ये जूलियन है। अंकल कहता है कि बस शांत रहिए और इंतजार कीजिए कि आगे क्या होता है। जिसके साथ ही फिर हमें वापस से मास्टर रैंडन को दिखाया जाता है, अपना एक और स्पिरिचुअल गोल्डन लोटस टाइप का अटैक को चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से बाकी के लोगों के ऊपर एक खतरनाक प्रेशर लगने लगता है और उनके कानों में दर्द होने लगता है। उन लोगों के साइड में अपने हाथ में एक क्रिस्टल लिए हुए हमें ली को दिखाया जाता है, जो कि जूलियन से कह रहा होता है कि मास्टर, जैसा कि आपने इंस्ट्रक्ट किया था, मैंने इस इमेज कैप्चरिंग पर्ल के अंदर इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लिया है। तो जूलियन अपनी एक शील्ड के साथ में उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए उससे कहता है अच्छा किया, अब दुनिया को पता चलेगा कि ये कमीने लोग तरीके से दुनिया के सामने अच्छा बनने का नाटक करते हैं और पीछे क्या रंग खिलाते हैं। मगर अब क्योंकि अब हमें हमारा प्रूफ मिल गया है, तो अब क्यों ना मैं इससे जाकर के थोड़ा वार्म अप कराऊं। इसके साथ जूलियन एक झटके के साथ में वहां से तेजी से उड़ता है और सीधा अपनी 2 उंगलियों के साथ में मास्टर रैंडन की बेल के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो बेल एक ही झटके में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और मास्टर रैंडन भी उस हमले से पीछे की ओर गिरते हुए कहते हैं कि आखिर अब ये कौन आ गया। जूलियन एकदम कूल अंदाज में उससे कहता है कि मैं हूँ ज़्वांटियन सेक्ट से ये जुल्ले। के साथ ही भाई आसमान में अपनी पावर्स को अनलेस करते हुए वहाँ पे खतरनाक ऑरा फार्मिंग करने लगता है। तो नीचे कर बाकी के सभी लोग ये सुनकर के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये असली ये जुल्लिन है। एक मिनट रुको, अगर ये असली ये जुल्लिन है तो वो लोग कौन है। तो फिर वो सभी लोग मुड़ करके अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ में फेक जूलियन की टीम को घूर करके देखने लगते हैं और कहते हैं कि ये साले झूठे हैं झूठे। तो मियाँ भी ये जान करके खुश होकर के अपने अंकल से कहती है कि अंकल फैन, ये वाकई में असली ये जूलियन है, मैं जानती थी। जब हम पहली बार ड्रैगन गेट इन पे मिले थे तो मैं तब से ही जानती थी कि ये बंदा कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, और इस वैली में मेरी फीलिंग्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। तो वाकई में इसे देख करके लगता है जैसा कि रूमर्स कहते थे, ये तो एक सोअरिंग ड्रैगन के भी बियॉन्ड है और हम लोग इसके सामने एक चींटी की तरह है। असली जूलियन को देख करके तो फेक जूलियन के फट करके 4 नहीं बल्कि 64 हो जाती है। वो डर के मारे कांपते हुए अपने मन में कहता है कि हे भगवान, ये क्या कर डाला मैंने। मैं तब से पूरे टाइम जूलियन होने की एक्टिंग कर रहा था, जबकि असली वाला हमें हर टाइम ये हरकतें करते हुए देख रहा था। हम तो गए पूरी तरीके से फिनिश। उसी वक्त दूसरी ओर मास्टर रैंडन भी गुस्से के साथ में वापस से उठते हैं। अपने दांत पीसते हुए कहता है कि अमितावा, तुमने मेरे साथ में बहुत अच्छी तरीके से खेला। इनफैक्ट मैं तुम्हारे साथ में इतने समय तक अच्छी तरीके से बात करता रहा, तो पता चला कि तुम इतनी आसानी से मुझे मेडिसिन किंग वैली में ह्यूमिलेट कैसे कर पाए। तो तुम ही असली ये जुल्लिन हो। तो अब क्यों ना हम दोनों लोग अपने पुराने और नए दोनों हिसाब किताबों को यही निपटा लें। जुल्लिन उससे कहता है कि गंजे बढ़ाओ, मैंने तेरी सारी गंदी हरकतों को पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है, तो जब मैं तेरी उन सारी हरकतों को पब्लिक में दिखाऊंगा तो तेरी इज्जत का क्या होगा, और फिर सारी दुनिया स्काई टेम्पल के बारे में क्या सोचेगी। तो मोंग कहता है कि यहाँ से कोई जिंदा जाने ही नहीं वाला, तो फिर इससे क्या ही फर्क पड़ता है। रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारी ग्लोरी और इस रेपुटेशन की वजह से सारे बाद मैं तुम्हारी इस सब चीज का ब्लेम तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा। जुलियन उससे कहता है कि वाकई में तुम तो अभी भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो। हमला करने के लिए अपने पावर्स को अनलेस करते हुए जुलियन से कहता है, पहले तो मेडिसिन किंग वैली में तुम्हारे सामने इसलिए कमजोर पड़ गया था क्योंकि मेडिसिन किंग वैली में मेरी पावर्स को सप्रेस कर दिया था, मगर अब सब कुछ बिल्कुल अलग है, तुम यहाँ मरने वाले हो। साथ ही मोंग अपनी पावर्स को अनलेस करते हुए एक स्वास्तिक का सिंबल बनाता है और स्वास्तिक के सिंबल के साथ में जुलियन के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक हमला कर देता है। अटैक को देख करके ली भी थोड़ा टेंशन में आते हुए कहता है कि ये ओल्ड मोंग तो पीक ट्रिबुलेशन ट्रांसिडेंट पे है, मतलब लगता है मास्टर ऑफ थोड़े डेंजर में है। मनने वगैरह होता है कि इस बंदे ने अभी भी अपने ट्रुप के कुछ कार्ड्स को छुपा रखा है, आखिर ये उस वैली के रूल्स को इतनी आसानी से कैसे तोड़ पाता। तभी हमें इधर दिखाया जाता है कि मोंग का वो हमला जुलियन के काफी ज्यादा करीब पहुंचाता है। साथ ही जुलियन का वन एंड ओनली सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसे बताया जाता है कि होस्ट एक पीक ट्रिबुलेशन स्टेज के एनिमी के साथ में भिड़ चुके हैं, इसलिए उनकी पैसिव एबिलिटीज और पावर्स को बढ़ा करके सीधा ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट परफेक्ट लेवल पर कर दिए गए हैं। देखते ही जुलियन खुश होते हुए कहता है कि तो अब आ जाओ। तो के साथ जुलियन अपना सिर्फ एक हाथ बढ़ाते ही मोंग के उस खतरनाक हमले को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर डालता है और उसे कहता है कि बस
क्या तुम बस इतना ही कर सकते थे? इसके साथ ही मास्टर रैंडन भी काफी ज्यादा जख्मी होते हुए पीछे की ओर गिरने लगते हैं। बाद में वापस से खड़े होते हो, गुस्से में दांत पीसते हुए कहते हैं कि तुमने अभी तक अपनी पावर्स को छुपा करके रख रखा था और तुम तो वाकई में एक पीक ट्रिबुलेशन स्टेज के बंदे निकले। इधर जुलियन उससे सीधा सीधा कहता है कि तो बताओ कि आखिर अब तुम किस तरीके से मरना चाहते हो। मॉन्क फिर भी हार नहीं मानता और अपनी पावर्स को फुल्ली अनलीज करते हुए कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम एक पीक ट्रिबुलेशन स्टेज के कल्टीवेटर हो। मैंने विद देयर इंडिस्ट्रक्टिबल डायमंड बॉडी कल्टीवेट कर रखी है, तुम इतनी आसानी से तो मुझे नहीं हरा सकते। जुलियन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही एक चांस दिया था मगर तुमने उसे वेस्ट कर दिया। उसे कहता है कि ये जुलियन इस तरीके से एरोगेंट बनना बंद करो और आओ मेरे इस ग्रेट सेलेस्टियन ड्रैगन से आकर के बढ़ो। साथ ही मॉन्क अपनी पावर्स को अनलीज करते हुए एक बड़ा सा गोल्डन कलर का ड्रैगन बना देता है और उस बड़े से गोल्डन ड्रैगन के साथ में जुलियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर जुलियन भी सिर्फ अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि तुम अभी भी मेरे सामने एक बच्चे हो बच्चे। इसी के साथ उस ड्रैगन से भी बड़ा एक आसमान से गोल्डन कलर का स्पिरिचुअल हैंड नीचे की ओर आने लगता है। उस गोल्डन कलर के ड्रैगन को सीधा अपनी मुट्ठी में पकड़ने लगता है, क्योंकि जुलियन का ही एक हमला सुप्रीम बोर्न हैंड ऑफ हेवन होता है। के सामने मॉन्क के उस गोल्डन ड्रैगन के पावर्स भी पूरी तरीके से फीके पड़ जाती है। जुलियन एकदम कूल अंदाज में उससे कहता है कि अब तुम पकड़े गए। कहने के साथ ही वो बड़ा सा गोल्डन स्पिरिचुअल हैंड उस ड्रैगन को बीच से अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है और उसे भींचने लगता है और उस मुट्ठी के भींचने के उस प्रेशर के साथ में ही वो ड्रैगन वहाँ पे चकनाचूर हो जाता है। तो देख के मास्टर रैंडन का मुंह तो हैरानी के मारे खुला का खुला रह जाता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, स्काई टेम्पल की एक अल्टीमेट टेक्निक इतनी आसानी से गायब हो गई। साथ ही फिर जुलियन का वो बड़ा सा स्पिरिचुअल हैंड मास्टर रैंडन को पकड़ने के लिए भी आगे बढ़ता है। मॉन्क इससे भी हार नहीं मानता और अपनी पावर्स को फिर से अनलीज करते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। इसके साथ ही फिर वो अपनी वज्रा इनफाइनाइट लैंप को एक्टिवेट करते हैं। इसके साथ में वहाँ पे बुद्धा की एक काफी बड़ी स्पिरिचुअल फॉर्म एक्टिवेट हो जाती है। इससे वहाँ पे मॉन्क को काफी ज्यादा पावर बफ मिलता है और उसकी वजह से वो अपने डायरेक्ट हाथों के साथ में जुलियन को उस बड़े से स्पिरिचुअल हैंड को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। जुलियन भी अपनी पावर्स को और ज्यादा अनलीज करते हुए उनके ऊपर और खतरनाक प्रेशर को डालने लगता है। जैसे मॉन्क उसके उस और ज्यादा प्रेशर को नहीं झेल पाता और जख्मी होते हुए पीछे की ओर गिरने लगता है, जाकर के एक मीटियोर की तरह नीचे जमीन में जाकर के लगता है, जहाँ पे एक जोरदार धमाके के साथ में जमीन भी फट जाती है। तो ये देख करके उसके बाकी के सभी डिसाइपल्स भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि मॉन्क अभी भी जिंदा होता है मगर काफी ज्यादा जख्मी और बुरी हालत में। ये देख करके थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि तुम अभी भी मेरे सामने से जिंदा बच गए। इसी के साथ में मॉन्क फिर से वहाँ से खड़े होकर के बाहर निकलते हुए अपने डिसाइपल से कहते हैं ये बंदा मुझसे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है, उसका डिफेंस भी मुझसे ज्यादा मजबूत है। हम लोगों को मेडिसिन किंग वैली से लाए गए उन ट्रेजर पिल्स का इस्तेमाल करना होगा। फिर मास्टर रैंडन उन सभी हर्ब ट्रेजर्स और पिल्स को अपनी ओर खींचने लगते हैं। तो बाकी सभी लोगों के वो ट्रेजर्स और पिल्स वो सभी लोग उड़ करके मॉन्क की ओर जाने लगते हैं। रैंडन और इसी के साथ में उन सभी चीजों को एक ही बार में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कारण उनकी बॉडी में एक पावरफुल बफ मिलता है और उनकी बॉडी फिर से वैसी ही ठीक हो जाती है। वो फिर से जुलियन के ऊपर अटैक करने के लिए एक पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगते हैं। एक गोल्डन स्वास्टिक और फुल फॉर्म को एक्टिवेट करते हुए जुलियन के ऊपर उससे हमला करते हुए कहते हैं कि अभी तो ये फाइट सिर्फ स्टार्ट ही हुई है। अपनी पावर्स को अनलीज करता है, वापस आसमान में जाते हुए उनसे कहता है कि नहीं ये ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। वो कहता है कि आखिर इसका क्या मतलब। तो जुलियन कहता है कि मैं एडमायर करता हूँ कि तुम्हारा डिफेंस काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, मगर अब देखते हैं कि आखिर तुम मेरे इस अगले मूव का कैसे हैंडल कर पाओगे।